कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कक्षा 10 की अंग्रेजी के जो आपके पेपर होने वाला है, इसके इंपॉर्टेंट आपके जो 20 क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर है उन प्रश्नों की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कई सारे विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको जो किताब में से कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको अच्छे इंपॉर्टेंट है वो आपको तैयार करना है, तो वो पता नहीं रहता है। और प्रॉब्लम ये रहती है कि आप जो इतनी बड़ी किताबें हैं दो तो उनमें से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा दृष्टि से तैयार करना चाहिए। तो ये शेखावटी मिशन 100 की ओर से जो इसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और इसी में से आपके जो खूब सारे प्रश्न पेपर में से आपको देखने को मिलेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास में शेखावटी मिशन 100 की जो PDF नहीं है इंग्लिश की, तो आप हमारे ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी जो अंग्रेजी का जो किताब के जो प्रश्न आएंगे उनके 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि वाट डिड लेंचो होप फॉर। पहला प्रश्न ये कि लेंचो को जो है किस बात की जो आशा थी। ठीक है, तो लेंचो जो है वो किस बात की जो आशा कर रहा था। तो लेंचो को देखो, इन प्रश्नों को इंग्लिश आपको मान लो ऐसे याद करना नहीं आता है, तो फिर आप क्या क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों ऐसे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश में बाद में याद करना है, पहले इनको हिंदी में याद कर लेना है, फिर इसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा आप जो क्वेश्चन के अनुसार इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर लिख सकते हैं। तो वो आपके लिए और आसान रहेगा। आप अगर रट्टे लगाएंगे तो फिर वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, पहले उस क्वेश्चन को हिंदी में समझ लेना है, फिर इसको थोड़ा कन्वर्ट करके फिर अपने इंग्लिश में लिख लेना है, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब अगर इसको आप रटने बैठोगे तो फिर आप जो इसी क्वेश्चन को रट पाओगे, लेकिन इसको समझ लोगे कि भाई लेंचो को जो किस बात की आशा कर रहा था। तो भाई आप सभी को पता होगा कि जो लेंचो है उसको उम्मीद थी कि भगवान की ओर से उसे एक पत्र मिलेगा जिसमें उसके परिवार की मदद के लिए पैसे होंगे, बस यही उम्मीद कर रहा था ये। इसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिखना है कि भगवान से पत्र मिलेगा, लेंचो ये एक आशा कर रहा था। तो लेंचो होप्ड फॉर ए लेटर फ्रॉम गॉड, ठीक है, कंटेनिंग मनी टू हेल्प हिज फैमिली। बस इतना सा काम आपको करना है, पहले हिंदी में याद कर लो, फिर इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लेना। नेक्स्ट के क्वेश्चन आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि वाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। अब इसका अगर आपको हिंदी अनुवाद पता है तो आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी हैं, ठीक है, एनी जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती है, क्या कारण है। तो उसका कारण क्या है, वो अपने आप को जो अकेलापन होता है उसको उसे महसूस होता है, ठीक है, तो इसलिए वह डायरी लिखना चाहती हैं। तो एनी वांट्स टू कीप ए डायरी बिकॉज शी फील्स लोनली। अकेलेपन को लोनली कहा जाता है। तो आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, खिलाड़ी 786 वाला, लोनली लोनली, तो वो अकेलापन वाला ही गाना है ये। तो ये उसी से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई जो एनी है वो डायरी क्यों रखना चाहती है। तो भाई अपने आप को जो अकेलापन महसूस होता है इसलिए वो डायरी रखना चाहती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड। ये जो बेकर है इसको क्या कहते हैं, बेकर को क्या कहा जाता है। तो बेकर को क्या कहते हैं, बेकर को पैडर कहा जाता है। बेकर को क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं। तो बेकर में आपको याद कर लेना है पैडर। तो द बेकर इज कॉल्ड ए पैडर, PADER पैडर। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ी इसमें आपको पुअर लगे तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो आपको 400 इसको जो 360 में देख लेना है, या फिर इसको और से अधिक आप इम्प्रूव करके इसमें वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं। तो थोड़ा इसमें आपको ये सही लगे, क्योंकि इसकी PDF ही इस प्रकार के है, इसलिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। लेकिन मैं जो आपको बोल के सुना रहा हूँ उसको भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है फिर आपके अगला क्वेश्चन ये है चौथा, वेयर इज़ कुर्ग। ये कुर्ग कहाँ स्थित है। तो आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा कुर्ग कहाँ है, कौन से स्टेट में आता है ये कुर्ग। तो कुर्ग जाता है वो कर्नाटका में आता है, कर्नाटका स्टेट में आता है। तो कुर्ग इज़ इन कर्नाटका स्टेट, वह कहाँ पे स्थित है, कुर्ग। कुर्ग आपके कर्नाटका स्टेट में स्थित है। अच्छा, आप में से किस किस कैंडिडेट स्टूडेंट को ये पता है कि कर्नाटका की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताओ। देखिए कर्नाटका की जो राजधानी है उसकी कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताना है। पांचवा क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम द
बॉल पोएम। ये जो द बॉल पोएम है, इसका मुख्य जो थीम है वो क्या है, मुख्य विषय क्या है इसका? तो चीज़ें खोना बड़े होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। ये इसका जो मेन थीम है कि जो भी हम चीज़ें खोते हैं, ठीक है, तो वो हमारे बड़े होने की एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमसे चीज़ें छूटती जा रही है, तो ये बस हमारे बड़े होने का एक हिस्सा है। तो यही है आपके लूजिंग, ये आपके कि लूजिंग थिंग्स इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप। वो आपसे चीज़ें अगर छूटी तो इसका मतलब आपसे वो आपके बड़े होने का प्रमाण है। ये इसी बात की जो थीम है। तो इस बात को आप अपने आप से भी रिलेट कर सकते हैं। जब आप छोटे थे, जब आप जो तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में, तो आपके खूब सारी चीज़ों का कलेक्शन हुआ करता था, लेकिन वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आपसे छूट गई है। ठीक है, अभी भी आपके पास में कोई कलेक्शन होगा, लेकिन 2 साल बाद में आप आज की जो चीज़ें वो छोड़ देंगे। तो ये आपके बड़े होने का क्या है, एक ये आपके बड़े होने को बताता है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। अगला क्वेश्चन छठा है आपके, कि छठा क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। जो आपके जो बर्फ़ के जो धूल है वो क्या दर्शाती हैं? बर्फ़ की जो डस्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? तो ये क्या प्रेजेंट करती हैं? ये जो नेचर है उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो पावर है उसको बताती हैं। प्रकृति के उपचार की जो शक्ति है इसको बताती हैं। तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर को बताती हैं। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करती हैं। सातवां क्वेश्चन आपके ये है कि व्हाट डज द पोएम द ट्री शो। ये आपके जो किताब में एक कविता है, ये पोएम है, ये ट्री नाम की, ये क्या आपके जो शो करती है, क्या दर्शाती हैं? तो ये आपके जो प्रकृति किस प्रकार से विकास करने और अपनी सीमाओं से मुक्त होने के लिए संघर्ष करती हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देती हैं। तो द पोएम शो हाउ नेचर स्ट्रगल्स टू ग्रो एंड ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स लिमिट। ये सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से आपको इसका आंसर देखना है। अच्छा, अगर आप जो ये इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, ये इसका पार्ट फर्स्ट है, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आएगा। इसके अलावा आपके जो इम्पोर्टेंट जितने भी आपके जो लेटर्स हैं, ईमेल हैं, इनको मैं एक एक वीडियो में कवर करके इसका जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो वो आप जो वीडियो देख लेना। आपको पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल भी मान लो इंग्लिश पढ़ना नहीं आती उन बच्चों के लिए, तो किस प्रकार से आप लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मिला करके आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं पैराग्राफ की मदद से, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मैं आपके जो शेखावटी मिशन 100 की पूरी जो आपकी PDF है, उसका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में कवर करवा दूंगा। आठवां क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट डज द पोइट टेल इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये जो कवि है उसने अपनी कविता कस्टर्ड द ड्रैगन की कहानी में क्या कहना चाहता है? तो कवि जो कस्टर्ड नामक एक डरपोक ड्रैगन है उसके बारे में अपनी जो हास्यपूर्ण, जो हंसी वाली जो कहानी है वो सुनाता है। तो द पोइट टेल ए ह्यूमरस स्टोरी अबाउट द क्रोडली ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। तो ये ड्रैगन का जो नाम है वो भी आपको याद कर लेना है। क्या नाम है इसका ड्रैगन का? तो ड्रैगन का जो नाम है वो कस्टर्ड है। क्या है? कस्टर्ड। देखो क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, कि उस ड्रैगन का क्या नाम था, ये क्या नाम था, इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 9वां क्वेश्चन ये है कि फॉर द व्हाट अनयूजुअल रीजन्स इज बोली सेंट टू स्कूल। यानी कि जो बोली है उसको किन असामान्य कारणों से स्कूल भेजा जाता था। ठीक है, तो ये इसका आपको बताना है कि बोली को किस कारण से जो वो जो आपके जो इसमें दे रखा है अनयूजुअल, तो अनयूजुअल आपका जो रीज़न बताना है बोली के स्कूल भेजने का। तो आपको इसको हिंदी में पता होगा कि इसके पिता को लगता है कि शिक्षा से उससे अच्छी शादी करने में मदद मिलेगी। ये उनके पिताजी का मानना था, भाई अगर बोली को शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो उसको जो अच्छी शादी करने का मदद मिलेगी। तो बिकॉज हर फादर थिंक्स, उनके पिताजी ये सोचते थे, एजुकेशन विल हेल्प
हर इन गुड मैरिज, कि जो शिक्षा है वो उसको अच्छी शादी करने में मदद करेगा। और ये शिक्षा देखो सभी के लिए ज़रूरी है। आपके आसपास में जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर जो स्कूल छोड़ने की कगार पे हैं, उनको मोटिवेट करें, स्कूल को नहीं छोड़ें। आपके साथी भी 10वीं क्लास में खूब सारे, जब जितने मान लो आपकी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो मेरी गारंटी है कि आपके 50 के 85 बच्चे 11वीं क्लास में नहीं जाएंगे। इसमें से जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उनका जो स्कूल है वो लास्ट है। ये कुछ बच्चों के कारण होगा, उनको जो शादी करवा दी जाएगी। कुछ लड़कियों की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको जो छोटी उम्र में शादी करवा दी जाती है, फिर उनको ससुराल भेज दिया जाता है, जबकि इनका जो एजुकेशन है वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। तो एजुकेशन 6 वर्ष से लगा के इसमें आपको जो प्राप्त करना वो बहुत ही अपना जो अधिकार है, और एजुकेशन सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। तो आपके आसपास में भी ऐसे कोई बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ने, तो उन बच्चों को पढ़ाई के लिए आप मोटिवेट ज़रूर करें। आपके आसपास में ज़रूर होंगे और ऐसे बच्चों को आप ज़रूर जानते होंगे कि आपको लगता है कि ये बच्चा है जो आप तो पढ़ेंगे आगे, ये मेरे को पता है, लेकिन आपके आसपास के कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इस 10वीं क्लास के बाद में आगे नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे उनकी फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई मनी प्रॉब्लम हो। तो आप आसपास में मदद करके अपने साथी को आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है तो आप ज़रूर है जो उसकी मदद करें। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इस बोली के कितने भाई बहन थे? आप कमेंट करके बताना, इस बोली के कितने भाई बहन थे और इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या था, इसका रियल नेम क्या था। अगला प्रश्न 10वां है कि वाई वाज द 20th century called, why was the 20th century called द एरा ऑफ द बुक, यानी कि जो 20वीं शताब्दी को जो नाम दिया गया वो क्यों दिया गया, द एरा ऑफ बुक नाम क्यों दिया गया, पुस्तक युग नाम इसको क्यों दिया गया, 20वीं शताब्दी को जो किताबों का युग क्यों कहा गया। तो ये आप इसमें बताएंगे कि भाई 20वीं शताब्दी को पुस्तक युग इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय हर विषय पर जो किताबें उपलब्ध थी। चींटी खाने वाले जानवरों से लेकर के जो जुलू लोगों तक की जो किताबें वो उसमें उपलब्ध थी। ठीक है, तो ये आप सब इसमें आप बता देंगे कि भाई 20th जो सेंचुरी है उसको एरा ऑफ द बुक क्यों कहा गया। तो लिखेंगे आप इसमें द 20th century वाज द कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक बिकॉज इन दोज डेज, उन दिनों में देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंड ईटर्स टू जुलूस, यानी कि चींटी खाने वाले से लगा करके जुलूस लोगों तक की जो जानकारी है वो हर विषय पर उनको किताबें उपलब्ध थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई इज़ मिस्टर पम्फ्रे वरीड अबाउट द ट्रिकी, यानी कि जो श्रीमती जो पम्फ्रे है वो ट्रिकी को लेकर ऐसे वरीड क्यों, चिंतित क्यों है। ठीक है, चिंतित क्यों है, तो आप बताएंगे कि भाई वो क्यों चिंतित है। तो इसका कारण ये कि वह जो कुछ भी नहीं खाता है, वो कुछ भी नहीं खाता है, इसलिए जो पम्फ्रे हैं वो ट्रिकी को लेकर चिंतित हैं। तो लिखेंगे इसका इंग्लिश में, मिस्टर पम्फ्रे इज़ वरीड, इनकी दुखी हैं, चिंतित हैं, अबाउट द ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में। क्यों? बिकॉज ही डज़ नॉट ईट एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं खाता है, इसलिए वो बहुत ही दुखी हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है 12वां क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकॉज विजिबल, यानी कि अदृश्य व्यक्ति पहली बार दृश्यमान कैसे हुआ। जो अदृश्य व्यक्ति था, जो आपका जो इनविजिबल मैन था, वो फर्स्ट बार विजिबल कैसे हुआ, ये आपको इसमें बताना है। तो द मैन इनविजिबल, आप इसका हिंदी में पहले देख लेंगे कि भाई जो इनविजिबल मैन था, अदृश्य व्यक्ति था, वो ग्रिफिन पहली बार तब दृश्यमान हुआ जब उसे लंदन के मध्य में एक घर के पास कीचड़ में कदम रखा। तो द इनविजिबल मैन, जो इनविजिबल मैन है ग्रिफिन, नाम भी याद रखना है, इनविजिबल मैन का नाम क्या था, तो ग्रिफिन। तो ग्रिफिन जो है वो फर्स्ट बिकम विजिबल, पहली बार वो विजिबल हुआ, कब हुआ, वेन, जब, ही स्टेप्ड, पहला उसने कदम रखा, इनटू मड नियर ए हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन, जब उसने लंदन के बीच में
एक घर के पास में कीचड़ में अपना पहला कदम रखा, तो उस समय वो जो आपका अदृश्य व्यक्ति था वो दृश्य हो गया, इनके उसका दिखना लगा। तो ये 12वां क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, यानी कि जो अनिल है, अनिल से उसे अपने काम के बदले क्या मिलता है। तो भाई अनिल से उसे काम के बदले क्या क्या मिलता है, तो काम के बदले उसको भोजन मिलता है, उसको आश्रम मिलता है, उसको शिक्षा मिलती है। तो 3 चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? 3 चीज़ें क्या क्या मिलती हैं? ही गेट फूड, उसको भोजन मिलता है, शेल्टर छाया मिलती है, एंड एजुकेशन और शिक्षा मिलती है। 3 चीज़ें मिलती हैं अनिल से। रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसको अपने काम का अनिल से 3 चीज़ें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां, हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरि सिंह, यानी कि जो अनिल है उसने हरि सिंह को कितने पैसे दिए। तो कमेंट करके बताओ तुम, देखिए कितने पैसे दिए थे अनिल ने हरि सिंह को, कितने पैसे दिए थे। आपको याद होगा, अभी मैं फिर आगे इसको बताता हूँ। तो भाई जो अनिल था उसने हरि सिंह को 50 रुपये दिए थे। तो सिंपल सा आंसर है, केवल 50 रुपीज़ आप कर देना इसका आंसर, तो 50 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है, हु वाज फ्लोर, ये जो फाउलर है, फाउलर कौन थे। तो फाउलर कौन थे? एक प्रकार का वो राइटर था, ठीक है, तो इसमें आप लिख लेंगे ए राइटर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हु वाज मिस्टर जेफर्स, जो जेफर्स हैं वो कौन थे। तो जेफर्स आपको पता होगा कौन थे जेफर्स, एक पुलिस कांस्टेबल थे वो। जेफर कौन थे? जेफर एक पुलिस कांस्टेबल थे, तो ही वाज ए पुलिस कांस्टेबल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि हाउ मच वाज द लॉस्ट नेकलेस एक्चुअली वर्थ, वो जो खोया हुआ हार था नेकलेस वाला। अच्छा, एक तो ये जो द नेकलेस वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, इसका राइटर का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। और इस खोए हुए हार की कीमत कितनी थी, वास्तविक कीमत जो इसकी एक्चुअली जो वर्थ है वो कितना था, वो आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा उसकी हार की जो कीमत है वो कितनी थी, 500 रुपये थी। तो 500 कर देना, 500 रुपीज़, ठीक है, 500 कर देना इसमें। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी बोली, यानी कि जो बोली नामक जो आपके स्टोरी हैं उसके ऑथर कौन है। तो के.ए. अब्बास। कौन है? के.ए. अब्बास। अगर आपको के.ए. अब्बास का फुल फॉर्म पता है, पूरा नाम पता है, तो भी आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हु इज़ द कैप्टन ऑफ द क्रू, यानी कि जो क्रू के जो कप्तान थे, वो कैप्टन थे, वो कौन थे, यानी कि दल के जो कप्तान थे वो कौन थे। तो वो कौन थे? ओमेगा थे। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे? ओमेगा कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर डिड रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएट फ्रॉम, यानी कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं इन्होंने ग्रेजुएट क्या होता है, आप 12वीं के बाद में कॉलेज करते हैं, 3 साल की डिग्री होती है, इसको ग्रेजुएशन कहते हैं। तो स्नातक कहते हैं हम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर कहते हैं, या गांव में इसको कहा जाता है 13वीं, 14वीं और 15वीं के, वो तो 15वीं पास हो गया, 16वीं पास हो गया, ऐसे कहते हैं गाँव में। वो इसका मतलब वो कॉलेज हो गई। कॉलेज का जो होता है उसको ग्रेजुएशन कहते हैं। तो उसने जो रिचर्ड्स था उसने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से प्राप्त की थी, तो हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से इसने प्राप्त किया था। तो ये हार्वर्ड नाम इसमें आपको याद कर लेना है, काफ़ी फेमस है हार्वर्ड। और ये थे प्यारे विद्यार्थियों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। देखो, अगर आपको मैंने ये जो 20 क्वेश्चन समझाए वो समझ में आए हो तो आप कमेंट करके बताना। मैं ऐसे आपके और भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट जो शेखावटी मिशन 100 की ओर से जो PDF तैयार की गई उनको समझा दूंगा, आपके जिसमें दे रखा है। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन मैंने जो समझाए उसमें समझ में आए हो तो मैं इसी हिसाब से आपको समझा दूंगा। बाकी फिर मैं आपके जो मैथ्स के और साइंस के वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे, और मैं आपके जो ईमेल वगैरह है, स्टोरी है, पैराग्राफ है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। वो आप ज़रूर से जो ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ऐप के ऊपर खूब सारा आपके टेस्ट होंगे, ऐप के ऊपर टेस्ट देना है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। और बाकी आपके और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।